हेलो एवरीवन। चलो अपन लोग पढ़े थे डिग्रेडेशन ऑफ रिसोर्सेज। उसके अंदर अपन पढ़े डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के अंदर कमी आना, इसे डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। ठीक है, फॉरेस्ट एरिया में कमी आने को डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। इसके 4 कारण अपन पढ़े थे। 4 कारणों को अपन ने याद रखा था, रूरल, अर्बन, फार्मर, किसान और गवर्नमेंट। ठीक है, तो रूरल अर्बन, रूरल के अंदर रेगलेस कटिंग और ट्री को कट करते हैं, फ्यूल के तरह फ्यूल के अंदर यूज करते हैं। और अर्बन एरिया में जाके रहते हैं तो अर्बनाइजेशन। ठीक है, उसके बाद किसान शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ठीक है, और उसके बाद गवर्नमेंट प्रोजेक्ट वगैरह लेकर आते हैं, डैम वगैरह बनाते हैं, ब्रिज वगैरह बनाते हैं ना। चलो, तो तुमने देखा गूगल का बताया गलत रास्ता, ब्रिज टूट गया। वो ब्रिज में क्या था, दीवार बना रखी थी इन लोगों ने ताकि कोई ब्रिज पे जाए ना। दीवार टूट गई, इनको पता ही नहीं, मतलब इन्हें टूटी तो टूटने दो, भाड़ में जाए। वो गाड़ी गूगल में रास्ता देख रही हो, ब्रिज पे चढ़ी, ब्रिज पे चढ़ के गिर गई नीचे, ब्रिज टूटा हुआ था। ठीक है, मतलब ही नहीं है, टूट रहे तो टूट रहे भाई। वहां पर वो बिहार के अंदर गवर्नमेंट ने ब्रिज बनाए भाई साहब, गवर्नमेंट ने। ठीक है, एक हफ्ते के अंदर 7 ब्रिज गिर गए, सॉरी एक दिन के अंदर 7 ब्रिज और एक हफ्ते के अंदर 15 ब्रिज। एक दिन के अंदर 7, धमाधम। एक का तो अभी उद्घाटन होने वाला था, वो उद्घाटन के लिए चल बसा। अबे तुम लोग समझो, एक दिन में 7 ब्रिज, हफ्ते में 15। ऐसा कोई ब्रिज गिरते है क्या? सालों में ना गिरे ब्रिज यार। अपने भाई साहब इतना पैसा खा रहे, मतलब इतना पैसा। चलो मैं तुम्हें एक डेटा बताता हूँ, पैसे की बात चली तो उस पर एक डेटा बताता हूँ। रेलवे में चूहे पकड़ने का रुपया देती है सरकार, चूहा पकड़ने का रुपया। तो जितने रुपया देती है रेलवे के अंदर चूहे पकड़ने के, सरकार रुपया देती है एजेंसी को, उससे एजेंसी रुपया लेके चूहे पकड़ती है। ठीक है, तो चूहा जो पकड़ती है उसके रुपया लेकर जितने चूहे पकड़े उससे डिवाइड करें अपन, तो एक चूहे का रुपया एजेंसी को पड़ता है 22,000। ठीक है, ऐसे ही बीएमसी रोड में, तुम्हें पता है ना, वो रोड पे पानी भराई में आ जाता है, खड्डे हो जाते हैं रोड के अंदर। हाँ, उसको अपन अच्छे से रफू करते हैं, है ना, और बिल्कुल वो सब मिला के मिक्सचर उसको सही कर देते हैं। इस चीज का बीएमसी रुपया देती है, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, बीएमसी। कितना रुपया देती है? जितना रुपया देकर वो गड्ढे को सही किया जाता है, रोड के गड्ढे को सही किया जाता है, तो पर गड्ढे के हिसाब से अगर अपन देखें, डिवाइड करें पर होल के हिसाब से कितना रुपया बनता है, तो उनका 2 से 2.5 लाख के अराउंड का रुपया बनता है एक गड्ढे का। इतना रुपया ले रहे हो, 2-3 गड्ढे में तो अपना घर बन जाए। और ऐसा बनाते सड़ा सा, वो दूसरी बारिश तक भी नहीं टिकता, बारिश आने से पहले खत्म हो जाता है वो। चलो अपन ने पढ़ा, क्या बात कर रहा है? चलो बेटा मेरी बात सुनो, अपन फॉरेस्ट के बारे में पढ़ रहे थे। मेरी बात सुनो जल्दी मेरी बात सुनो। चलो अपन फॉरेस्ट के बारे में पढ़ रहे थे। फॉरेस्ट के बारे में दूसरा आता है अपना, फॉरेस्ट के बारे में दूसरा अपना आता है सोशल फॉरेस्ट्री। अब तुम समझो बात को, सोशल फॉरेस्ट्री गवर्नमेंट की तरफ से एक प्रोग्राम है डिफॉरेस्टेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो ये एक प्रोग्राम है सोशल फॉरेस्ट्री। इसके बारे में अपन कल पढ़े थे कि आईटीसी लिमिटेड बहुत बड़ी कंपनी है, कई सारे प्रोडक्ट इसके आते हैं, आशीर्वाद हुआ, क्लासमेट हुआ, और तुमने 2-3 नाम बताए थे। ठीक है, हाँ, एक बिस्किट भी बता रहा था बच्चा, कौन सा बिस्किट? सनफीस्ट के बिस्किट। ठीक है, आईटीसी वाले क्या करते हैं, आईटीसी कंपनी है, तो कंपनी जो ज्यादा पैसा कमाती है तो उन पे रूल लग जाता है कि उन कंपनी को सीएसआर कमेटी बनानी पड़ेगी। सीएसआर का फुल फॉर्म होता है कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो आईटीसी और ये कमेटी बनाकर खर्चा करना पड़ता है, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए कुछ खर्चा करना पड़ता है। तो आईटीसी ने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया, सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम। अब ये प्रोग्राम में क्या होता है, गवर्नमेंट फॉरेस्ट को क्या करती है, मैनेजमेंट और प्रोटेक्शन। ये मैनेजमेंट और प्रोटेक्शन करने के लिए गवर्नमेंट को बंदे चाहिए, तो गवर्नमेंट बंदों को बुलाती है, उनको रुपया देती है, अच्छा खासा रुपया मिलता है। इसमें 30 से 40,000 रुपये की कमाई होती है पर मंथ, बता रहा हूँ मिनिमम, मिनिमम पर मंथ 30 से 40,000 रुपया कमाई हो जाती है आराम से। कैसे होती है मैं तुम्हें बताऊंगा अभी। तो मैनेजमेंट और प्रोटेक्शन के लिए ये बनाया, सोशल फॉरेस्ट्री बनाया, प्रोग्राम लेकर आया सरकार। तो सरकार सोशल फॉरेस्ट्री क्यों लेकर आए, फॉरेस्ट के मैनेजमेंट और प्रोटेक्शन के लिए। होश में सारे बच्चे जितने बैठे हो यहाँ पर, किसके लिए लेकर आया सरकार, मैनेजमेंट और प्रोटेक्शन, फॉरेस्ट के मैनेजमेंट प्रोटेक्शन। ठीक है, सारे जितने बैठे हो सारे सुन रहे हो ना। हाँ, सपनों की दुनिया में कहीं खोए हुए हो, हम घूम रहे हैं किसी के साथ, ऐसा तो नहीं। चलो आ जाए।
हेल्पिंग एनवायरमेंट, सोशल एंड रूरल डेवलपमेंट। इससे क्या हो रहा है, सबकी हेल्प कर रहे हैं सरकार, एनवायरमेंट को भी बचा रहे हैं। देखो मैनेजमेंट करेंगे फॉरेस्ट का तो एनवायरमेंट तो प्रोटेक्ट होगा ही होगा, साथ में सोसाइटी का और रूरल का डेवलपमेंट होगा, सोसाइटी का भी भला होगा, सोशल वेलफेयर और रूरल डेवलपमेंट होगा। कैसे होगा बता ही दिया, लोगों को काम मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है ये। कैसे भला होगा अपन यहाँ पढ़ेंगे इसके अंदर। चलो पहले ये पढ़ ले। द टर्म सोशल फॉरेस्ट्री वाज फर्स्ट यूज्ड इन इंडिया 1977 बाय नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, पहली बार इसको यूज किया गया 1977 में। ये काम की चीज नहीं, अब ये काम की चीज क्या करता है ये, क्रिएटिंग रिक्रिएशनल फॉरेस्ट। पहला काम रिक्रिएशनल फॉरेस्ट बनाना। रिक्रिएशनल फॉरेस्ट मतलब ऐसे घूमने की जगह, मस्त तुम फॉरेस्ट में घूमने जा रहे हो, ये रिक्रिएशनल फॉरेस्ट है। ठीक है, ये देखो भेड़िया, तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ, ठीक है, मस्त शूट कर रहे थे, नाच गा रहे थे वहां पर घूम घूम के फॉरेस्ट में, वो रिक्रिएशनल फॉरेस्ट। ठीक है, चलो क्रिएटिंग रिक्रिएशनल फॉरेस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन बाय रेजिंग फ्लावरिंग ट्रीज एंड श्रब्स। बहुत खूबसूरत बनाया जाता है इसको, ताकि लोग आए, घूमे फिरे, ट्रैकिंग वगैरह करे। ठीक है, उसके बाद पहला हो गया। दूसरा, कैरिंग आउट एफॉरेस्टेशन विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन फ्यूल वुड। फ्यूल वुड की कमी ना आए उसके लिए फॉरेस्ट क्रिएट करते हैं, एफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट का क्रिएट करना। ठीक है, किसका उल्टा है ये एफॉरेस्टेशन? जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर स्किल्ड वर्कर, सॉरी अनस्किल्ड वर्कर। मिल गया काम लोगों को, अनस्किल्ड वर्कर को काम मिल गया, वो स्किल्ड है ही नहीं, उनको आता ही नहीं है, बस संभालना है, पानी वानी डालना है, ध्यान रखना है, ये करना है, वो करना है। ठीक है, मैनेजमेंट करना है। चलो, क्रिएटिंग एनवायरमेंटल अवेयरनेस, और एक एनवायरमेंटल अवेयरनेस मिला, लोगों को बताना है कि भाई एनवायरमेंट की रक्षा करना कितनी जरूरी है। ठीक है, और फॉरेस्ट से कितना फायदा होता है, सॉइल इरोशन कम होता है, तुमने बताया जैसे, और दूसरा ग्रीन हाउस गैसेस को रोकता है। ठीक है, बहुत खराब चीज, ग्रीन हाउस गैस बहुत खराब चीज, अभी पढ़ेंगे उसके बारे में, हालत खराब कर देती है। ठीक है, चलो अब ये 4 पॉइंट है ना, 2 फॉरेस्ट के, फॉरेस्ट एम्प्लॉयमेंट और एनवायरमेंट। ठीक है, फॉरेस्ट एम्प्लॉयमेंट एनवायरमेंट हो गया 4। फॉरेस्ट एम्प्लॉयमेंट एनवायरमेंट, फॉरेस्ट रिक्रिएशनल फॉरेस्ट एफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट। ठीक है बेटा, गणेश सुना बेटा तूने, यही देख रहा है तू? हाँ अच्छा, फॉरेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है और एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, क्रिएटिंग रिक्रिएशनल फॉरेस्ट, पहला फॉरेस्ट, दूसरा फॉरेस्ट एफॉरेस्टेशन, तीसरा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, चौथा एनवायरमेंट अवेयरनेस। फॉरेस्ट एम्प्लॉयमेंट एनवायरमेंट। ठीक है, आईडीसी का प्रोग्राम है, सोशल कॉर्पोरेट रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हेल्प स्मॉल एंड मार्जिनल लैंड ओनर्स टर्न अनप्रोडक्टिव लैंड इनटू अ सोर्स ऑफ इनकम। ये हेल्प करते हैं जिनकी अनप्रोडक्टिव लैंड होती है, वहाँ प्लांट्स वगैरह, प्लांटेशन वगैरह करके उनको कमाने में हेल्प करते हैं, सोर्सेस ऑफ इनकम दिलाते हैं। ठीक है, अनप्रोडक्टिव लैंड को प्रोडक्टिव बनाते हैं, इससे जो वो किसान छोटे मोटे होते हैं वो पैसा कमा पाते हैं अच्छा खासा। द प्रोग्राम एम्स टू क्रिएट प्रॉफिटेबल लैंड यूज ऑप्शन फॉर फार्मर थ्रू ट्री बेस्ड फार्मिंग। चलो, ओनली फॉर ज्ञान पर्पस। दूसरा, लैंड डिग्रेडेशन एंड सॉइल इरोशन। देखो ऊपर पड़ा था फॉरेस्ट का डिग्रेडेशन, यानी कि फॉरेस्ट में कमी आना, यहाँ पर लैंड डिग्रेडेशन यानी कि लैंड की क्वालिटी में कमी आना। अब लैंड का काम होता है, लैंड के अंदर क्या होती है, क्वालिटी फर्टिलिटी की। ठीक है, फर्टाइल होती है लैंड, तो फर्टिलिटी के अंदर कमी आना। डिग्रेडेशन ऑफ लैंड इज कॉज्ड बाय, अब कैसे होता है ये डिग्रेडेशन? बायोटिक और अबायोटिक प्रेशर की वजह से। ठीक है, लिविंग नॉन लिविंग के प्रेशर की वजह से लैंड डिग्रेडेशन होता है। सॉइल इरोशन, अब सॉइल इरोशन क्या है? ऐसा हवा चलती है, तूफान आता है, ठीक है, और तूफान क्या करता है, टॉप मोस्ट सॉइल, ठीक है, टॉप मोस्ट सॉइल, अपर सॉइल को ऐसे उड़ा करके ले जाता है, और वही सॉइल उसके अंदर सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं और उसके अंदर सबसे ज्यादा फर्टिलिटी की क्वालिटी होती है। ठीक है, तो उसे ही उड़ाकर ले जाता है, तो जमीन क्या हो जाती है, लेस फर्टाइल, सॉइल इरोशन की वजह से। तो लिखा है सॉइल इरोशन रिफर्स टू द लॉस ऑफ, ठीक है, टॉप लेयर सॉइल, अपर मोस्ट सॉइल या अपर लेयर ऑफ सॉइल। क्या होता है उसके अंदर, विच कंटेन मेजर न्यूट्रिएंट्स फॉर द प्लांट ग्रोथ, प्लांट की ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर होते हैं टॉप मोस्ट लेयर पे। तो हवा का झोंका आता है, मतलब तूफान वगैरह आता है और उसको उड़ाकर ले जाता है। अब ये नहीं होगा, किसकी वजह से,
फॉरेस्ट की वजह से। अगर फॉरेस्ट होंगे ना तो सॉइल इरोशन के चांस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, ठीक है। तो फॉरेस्ट इरोशन, फॉरेस्ट की वजह से सॉइल इरोशन कम, बिल्कुल कम। इट इज़ अ मोस्ट सीरियस कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। ये बता रखा है, ज़मीन बिल्कुल बंजर हो रही है, कुछ भी नहीं कर सकती है ज़मीन, कुछ भी नहीं कर सकती, कुछ नथिंग, कुछ काम की नहीं होती, ऐसी पड़ी होती है। तुम देखना कहीं गाँव में तुम जाओगे तुम्हें ऐसी ज़मीन मिलेगी, ठीक है, सब बंजर पड़ी होती है, कुछ काम की नहीं है, वेस्ट लैंड है, वेस्ट लैंड। मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन आर एस फॉलोज। पहला, लॉस ऑफ वेजिटेशन अकरिंग ड्यू टू, सबसे मेन कारण डिफॉरेस्टेशन, सबसे खराब में खराब चीज, सिर्फ डिफॉरेस्टेशन को टिक लगा लो अकेला, काफी है। दूसरा, एनक्रोचमेंट ऑफ फॉरेस्ट लैंड। एनक्रोचमेंट का मतलब होता है अतिक्रमण, इल्लीगल कब्जा करना, ठीक है। तो बिना इल्लीगल तरीके से किसी का पोजीशन ले लेना किसी जगह का, फॉरेस्ट का, तो उसे बोलते हैं एनक्रोचमेंट। एनक्रोचमेंट ऑफ फॉरेस्ट लैंड, समझ गए, कब्जा कर लेना फॉरेस्ट लैंड पे बिना इल्लीगल तरीके से कब्जा कर लेना। अनसस्टेनेबल फ्यूल, वुड एंड फॉडर एक्सट्रैक्शन। फॉडर एक्सट्रैक्शन, चारा वगैरह खिलाने के लिए लाते हैं ना, ये देखो चारा वगैरह खिलाया जा रहा है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा भेड़ बकरियां ले जाते हैं चारा खिलाने के लिए, ठीक है। इससे ओवर ग्रेजिंग की प्रॉब्लम होती है, पहले ही बताया था मैंने तुम्हें, ठीक है। मतलब जितना, एक बात याद रखो, जनरेशन से ज्यादा, रीजनरेशन से ज्यादा एक्सट्रैक्शन होगा ना तो खराब है। तो जितना रीजनरेशन होता है, ठीक है, प्लांट्स वगैरह का, उससे ज़्यादा एक्सट्रैक्शन कर लेते हैं लोग, फॉर्दर एक्सट्रैक्शन चारे के लिए बहुत यूज़ करते हैं लोग। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, मल्टीपल क्रॉपिंग विदाउट रिप्लेसमेंट बाद में पढ़ेंगे। फॉरेस्ट फायर एंड ओवर ग्रेजिंग, अभी फॉरेस्ट फायर देख लो, क्या है क्या नहीं है क्या। फॉरेस्ट फायर इसमें तो होगा शायद, फॉरेस्ट फायर, आग किसमें लगा दे, लकड़ियों में। अब क्या, धूप बहुत ज्यादा बढ़ती है, मतलब हीट बहुत ज्यादा होती है ना, हीट बहुत ज्यादा होती है, तो लकड़ियां आग पकड़ लेती है, और आग पकड़ लेती है तो जलना शुरू हो जाती है, जलना शुरू होती है तो जलती ही रहती है, पूरा फॉरेस्ट जल के तबाह हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फॉरेस्ट फायर, ठीक। इम्प्रॉपर क्रॉप रोटेशन, छोड़ दो इसको भी। इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड, सब जगह केमिकल वगैरह डालना, फर्टिलाइजर वगैरह डालना, ठीक है। और ये बहुत खराब चीज है, तुम केमिकल वगैरह डाल रहे हो खेतों में, फ्रूट वगैरह वेजिटेबल वगैरह जो भी आ रहे हैं वो खुद के एक तो केमिकल के आ रहे हैं, ठीक है। पहली बात तो केमिकल के आ रहे हैं, अपन लोग उसको खा रहे हैं, अपना नुकसान। ऊपर से यहाँ पर जब हार्वेस्टिंग होगी, कटिंग होगी और अनाज अलग होगा, ठीक है, वेस्ट अलग होगा, तो ये वेस्ट कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा ये वेस्ट, पानी में, वाटर पॉल्यूशन के अंदर पड़ा था, है ना। तो जब ये पानी में जाएगा तो पानी में पूरा केमिकल के साथ जाता है, वाटर पॉल्यूशन में पड़ा था मैंने सेम ये लाइन, उसमें अपन एग्रीकल्चर वेस्ट को पानी में डालते और उसके अंदर इंक्लूड होता है केमिकल वगैरह, केमिकल पेस्टिसाइड्स वगैरह इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो पूरा पानी को भी खराब कर देता है, इतना खराब करता है, इतना नुकसान हो जाता है। इससे बचने का सबसे बढ़िया तरीका है, केमिकल फार्मिंग से बचने का सबसे बढ़िया तरीका ऑर्गेनिक फार्मिंग। शानदार फ्रूट मिलते हैं, वेजिटेबल मिलते हैं, टेस्ट एक नंबर होता है, नुकसान 1 रुपये का नहीं, ज़मीन की फर्टिलिटी बराबर रहती है, सस्टेन रहती है हमेशा, और बल्कि बढ़ती है, ठीक है। इसके बारे में अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक। तो केमिकल एग्रीकल्चर को के अंदर केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह, पेस्टिसाइड वगैरह यूज करने से बढ़िया कैसे फार्मिंग करो, ऑर्गेनिक फार्मिंग, सबसे बेस्ट फार्मिंग, ठीक है। तो केमिकल फार्मिंग का उपाय ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है, सॉल्यूशन। अब 3 चीज छोड़िए अपन ने, हमारी 3 चीज कौन कौन सी 3 चीज, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, मल्टीपल क्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन। सबसे पहले शिफ्टिंग कल्टीवेशन, तुम्हें पता है ये बार बार समझाने का मतलब ही नहीं है। मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होती है, एक ही जमीन पे अलग अलग तरह के क्रॉप उगाना, उसे मल्टीपल क्रॉपिंग बोलते हैं, विदाउट रिप्लेनिशिंग सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी गेन करने के पहले ही, ठीक है। कई सारे अलग तरह के क्रॉप उगाए जा रहे हैं। और एक होता है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन का मतलब एक के बाद एक क्रॉप, अभी वीट उगाया, इसको जाने के बाद राइस, उसके बाद ये, उसके बाद ये, जो भी सीजन आ रहा है सारे बना रहे, कोई भी बाकी नहीं छोड़ रहे, ठीक है। तो इसे क्रॉप रोटेशन बोलते हैं। तो क्रॉप रोटेशन का एक तरीका होता है, तुम्हें पता है साइंटिफिक होता है पूरा एग्रीकल्चर का काम, एग्रीकल्चर के ऊपर पूरी पढ़ाई बनाई गई है,
ठीक है। तो ये कोई ऐसे ही नहीं है, मतलब ऐसा कोई भी एग्रीकल्चर खेती बाड़ी करने बैठ जाएगा, पढ़ाई लिखाई बनाइए पूरी अच्छी तरीके से, इसको पढ़ लिख कर अगर करेंगे पर्सन तो अच्छी तरीके से करेगा और ज़मीन की फर्टिलिटी भी हमेशा बनी रहेगी, क्वालिटी भी अच्छी रहेगी। इसीलिए क्रॉप रोटेशन का भी एक तरीका होता है, तो ये किसानों को पता होता नहीं है, तो कैसे करते हैं क्रॉप रोटेशन? इम्प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो 3 चीज़ पढ़िए अपन ने। पहला शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ठीक है, बर्निंग स्टेज, फेलो स्टेज। उसके बाद मल्टीपल क्रॉपिंग, एक ही जगह पे कई सारे अलग अलग तरह के क्रॉप, ठीक। और तीसरा क्रॉप रोटेशन। तो 3 तो अपन ने यही पढ़ लिया। ऊपर से भी केमिकल वगैरह का यूज़ करना, तो कई सारे अपन ने तुम देखोगे ना तो फार्मिंग ही पढ़ लिए, ठीक है। और एक केमिकल वगैरह का यूज़ करना, और ऊपर से ओवर ग्रेजिंग फॉर्डर वगैरह सब, तो सारे उसके लिखे हुए। और एक डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट के 2, बाकी सब फार्मिंग के, 2 फॉरेस्ट के, बाकी सब फार्मिंग के। ग्लोबल वार्मिंग हरी भरी दुनिया को नष्ट कर देगा। अब क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग, देखते हैं। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ये बोलता है, नाम में मिलेगा, ठीक है, वार्मिंग, सर्दी या गर्मी, गर्मी पैदा करेगा। रिफर्स टू द ग्रेजुअल मतलब कंटिन्यूअस, ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे, ठीक है, बट कंसिस्टेंट यानी कंटिन्यू। तो ग्रेजुअल यानी कि धीरे धीरे, ग्रेजुअल बट कंसिस्टेंट। थोड़ा पढ़ो मगर रोज पढ़ो, अच्छी बात है, ठीक है। ज़्यादा पढ़ो मगर एक ही दिन पढ़ो, फिर महीने निकल जाए, बुक नहीं देखी, ये सबसे खराब। याद रखना, सबसे बड़ा मंत्र जो होता है वो होता है कंसिस्टेंसी, सबसे बड़ा। भले थोड़ा पढ़ो, ठीक है, 2 पेज पढ़ रहे या एक ही पेज पढ़ रहे, मगर डेली पढ़ रहे विदाउट फेल, संडे को छोड़ के बस, क्योंकि तुम्हें तो एक ही संडे मिलता है ना, तो संडे को छोड़ के डेली पढ़ रहे। ऐसी पढ़ाई तुम्हें हमेशा फ़ायदा देगी, मतलब ऐसा काम जो कंसिस्टेंसी पे चल रहा है तुम्हें हमेशा फ़ायदा देगा। लेकिन ऐसे नहीं तो कोई बच्चा तुम्हें सीए कर रहा है तो उससे सर ने बोला है कंसिस्टेंसी से पढ़ो, सीए बनोगे, मगर तुम्हारे बच्चे बड़े हो जाएंगे, उनकी शादी भी हो जाएगी। तो ऐसे एक एक पेज पढ़ने वाली बात जो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कंसिस्टेंसी के ऊपर। कुछ लोग जिम ज्वाइन कर लेते है ना, 10 दिन गए, 12 दिन गए, 15 दिन गए, ख़त्म। जिम ज्वाइन करो तो जाओ तो रेगुलर जाओ, जैसे गणेश जाता है, ठीक है, कुछ भी काम आ जाए भले, ठीक है, कोई सा भी एग्ज़ाम टेस्ट वेस्ट कुछ भी आ जाए, छोड़ना पड़े छोड़ो, कंसिस्टेंसी ज़रूरी है, ठीक है। कि मैं मस्ती नहीं कर रहा, मैं तुम्हें सही बात बता रहा हूँ। कहीं पे तो बंदा कंसिस्टेंस है, ठीक है, किसी चीज़ में तो चलो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है? हाँ, खराब चीज़ों की कंसिस्टेंसी खराब है ना। तुम सोचो खराब चीज़ों में हम क्या फॉलो करें? कंसिस्टेंसी। हम उल्टे सीधे काम कर रहे, कंसिस्टेंटली करते रहे बिना रुके। एक दिन ऐसा ना जाए कि सर हमें डांटे बिना चले जाए, ठीक है। पीछे मुड़ के देखो क्या बोलना होता है, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट बात है। चलो, ग्लोबल वार्मिंग रिफर्स द कॉस्ट्यूम की तरह बनो। एक दिन भी ऐसा ना हो कि सर तुम्हें डांटे बिना जाए क्लास से। ग्लोबल वार्मिंग रिफर्स द ग्रेजुअल, धीरे धीरे बट कंसिस्टेंट इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ लोअर एटमॉस्फेयर। अर्थ के नीचे धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता रहता है, अब बढ़ता रहता है। इससे क्या होता है? इनडिस्क्रिमिनेट इंडस्ट्रियलाइजेशन गिव्स राइज टू द एमिशन ऑफ द ग्रीन हाउस। अब ये क्यों बढ़ता है टेम्परेचर? ग्रीन हाउस गैस की वजह से, ठीक है। अब ये क्या है ग्रीन हाउस गैस, वो दिखा देता हूँ मैं तुमको। देखो, एक होता है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन सबसे ज़्यादा जो इसका सोर्स है, निकलने का सोर्स है, जहाँ से निकलता है वो AC, रेफ्रिजरेटर, अपने घर में जो फ्रीज है, AC है, उससे बहुत ज़्यादा निकलता है। इनमें क्या होता है, एक पाइप लगा होता है, पाइप, उस पाइप के अंदर गैस फ्लो होती है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये कूलिंग एजेंट का काम करती है, मतलब हवा इसके कॉन्टेक्ट में आती है, उसको ठंडा कर देती है, ठीक है। अब फायदा तो कर रही है, मज़ा आ रहा है, ठंडे में बैठे मस्त एंजॉय कर रहे हैं, मगर ये गैस रिलीज हो रही है। अब ये गैस रिलीज होगी तो ये क्या है? ग्रीन हाउस गैस। ऐसे ही गाड़ियों से निकलता है नाइट्रिक ऑक्साइड, काऊ डंग वगैरह को जलाते हैं तो उससे निकलता है मीथेन, और इंडस्ट्री वगैरह से निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये सारी के सारी ग्रीन हाउस गैस है। अब ये करती क्या है? सूरज की रोशनी जैसे ही आती है, रेस आती है, तो ये रेस कुछ सरफेस एब्जॉर्ब कर लेता है, ये अपनी धरती
कुछ तो धरती एब्जॉर्ब कर लेती है, कुछ रेफ्लेक्ट होकर चली जाती है, रेफ्लेक्ट होकर, ठीक है, और कुछ आती है जाने लगती है। तो एक ग्रीन हाउस गैस जो ऊपर जम जाती है आकर, गैस निकल के जो रुक जाती है एटमॉस्फेयर के अंदर, तो ये रेस को जब आती है ना तो वहीं रोक देती है, ट्रैप कर देती है उसको, वहीं जाने नहीं देती उसको। इस तरीके से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ने लग जाती है, ठीक है। ये गैस इनको आने से जाने से रोक देती है, देखो जा रही है ना, तो ये गैस से टकरा के वहीं रुक जाएगी, वहीं घूमती रहेगी, ट्रैप कर देगी, पैक कर देगी, ठीक है, कैच कर देगी, इसको जाने नहीं देगी। तो ये होता है। अब इससे क्या होता है, ये गर्मी बढ़ाता रहता है अर्थ के अंदर, लोअर एटमॉस्फेयर के अंदर गर्मियाँ बढ़ाता रहता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, क्लाइमेट के अंदर भी फर्क आने लग जाता है। एक टाइम हुआ करता है जब अक्टूबर से सर्दी बढ़ जाया करती, ठीक है। ये दिसंबर में पंखा खोल के बैठो तुम लोग, दिसंबर के महीने में फैन ऑन करके बैठे मस्त आराम से, ठीक। और तुम देखना धीरे धीरे अगर तुम देखोगे जैसे जैसे साल निकलते जा रहे हैं, सर्दी को जब आना चाहिए तो सर्दी आराम से आ रही है, जब मर्जी पड़े आ रही है, ठीक है। अक्टूबर तो छोड़ ही दिया, नवंबर को भी छोड़ दिया, नवंबर तक भी कोई पते नहीं है, ठीक है। और दिसंबर आ गया, अभी तक आने के कोई पते नहीं है, मस्त अब बंदे आराम से आ रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, ठीक है। ऐसी हालत हो रही है, इतनी खराब हालत, ग्लेशियर्स पिघलते जा रहे हैं, ठीक है। पोलर बेयर की पिक्चर बनती जा रही है, बेचारा पोलर बेयर, पहले बीवी छोड़ के चली गई उसकी। ये दूसरा डायग्राम बता रखा है इसके लिए। चलो, ग्रीन हाउस गैस समझ गए क्या होता है। ये सारी जो गैस बताई तुम्हें अभी, CFC, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन जो काऊ डंग वगैरह से निकलती है, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड फैक्ट्री वगैरह से निकल रही है, ये सब क्या है, ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज्यादा होता है, उनसे क्या निकलती है, ग्रीन हाउस गैस इनटू द एटमॉस्फेयर व्हिच फर्दर लीड्स टू द राइज इन ग्लोबल टेम्परेचर। टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बढ़ेगा ना, क्योंकि वो सनलाइट ऊपर जा रही है, ये ट्रैप करके रोक दे रही है उसको, तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है इससे। द मेन ग्रीन हाउस गैस विच क्रिएट ग्लोबल वार्मिंग आर कार्बन डाइऑक्साइड, तुम्हें पता ही है, मीथेन पता ही है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, कहाँ पाया जाता है ये पता है। CFC आर नॉर्मली यूज इन एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर एक्सेट्रा। द मेन फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग आर बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, डिफोरेस्टेशन, एनिमल वेस्ट एक्सेट्रा। ग्लोबल वार्मिंग मे कॉज राइज इन द सी लेवल, राइज इन द सी लेवल एंड ट्रॉपिकल स्टॉर्म। इसकी वजह से स्टॉर्म वगैरह आते रहते हैं, और कुछ स्टॉर्म के तुम्हें नाम भी पता होंगे शायद, न्यूज़ वगैरह में आते थे यार। अभी कौन सा आया था लेटेस्ट, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, मैंने इसकी इमेज वगैरह भी रखी, इमेज भी मिलेगी। सी लेवल बढ़ जाता है, तूफान आता है पानी के अंदर, ठीक है, भयंकर स्टॉर्म आता है। ओजोन, अब आया ओजोन, यहां से शुरू होता है ओजोन की कहानी, ठीक है। अब ओजोन एक लेयर होती है स्ट्रेटोस्फेयर पे, ये जमीन से लेकर 10 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फेयर होता है, जमीन से लेकर 10 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फेयर, 10 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक होता है, ये 50 किलोमीटर तक होता है स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर एक लेयर बनी होती है ओजोन लेयर, जो तुम्हें बता रखा होगा कोई डायग्राम के अंदर, ये स्ट्रेटोस्फेयर है, ठीक है, ये ट्रोपोस्फेयर, जमीन के ऊपर ट्रोपोस्फेयर, एयरप्लेन वगैरह जो अपने उड़ते हैं ना, वो ट्रोपोस्फेयर तक उड़ते हैं, ठीक है। उसके ऊपर फिर रॉकेट वगैरह, जेट वगैरह जाते हैं, उसके ऊपर ऊपर जाते 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 यहाँ तक अपन, ये जो हिस्सा है अपना, ये पार्ट है, ये देखो, ये तो बाहर में जान दो, सैटेलाइट होता है एक्सोस्फेयर पे, इतना ऊपर होता है सैटेलाइट जमीन से, ठीक है। जमीन से 50 किलोमीटर तक की दूरी पे स्ट्रेटोस्फेयर होता है, फिर मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर पे होता है सैटेलाइट वगैरह, जो सैटेलाइट अपने छोड़ रखे होते हैं, है ना, दुनिया के बारे में बता देंगे अपन। चलो, अब होता क्या है, ये स्ट्रेटोस्फेयर पे एक लेयर बनी हुई है ओजोन लेयर। जब सनरेज आती है तो सनरेज आती है किसके साथ, यूवी के साथ, अल्ट्रावायलेट रेस, ठीक है। अब अल्ट्रावायलेट रेस पता ही होगा तुम्हें, जो बच्चे पीछे बैठते हैं इसलिए बैठते हैं क्योंकि बोर्ड भी अल्ट्रावायलेट रेस छोड़ता है, उनको पता है ये बात, ठीक है। इससे बचने के लिए वो पीछे बैठते हैं, और उनकी आंखें इससे खराब हो जाएगी, मोबाइल कितना भी चलाओ आंखें खराब होती नहीं। और जिसने तुम्हें कहा है वो बिल्कुल गलत कहा है, ठीक है। और अंधेरा करके मोबाइल मस्त चलाओ आराम से, बिल्कुल आगे ऐसी शानदार हो जाएगी तुम्हारी, ठीक है।
दूर से दिखने लग जाएगा तुम्हें, सारे इससे खराब हो गया आंख। तो ये सनरेज जो आती है किसके साथ आती है? अब जैसे सनरेज आएगी यूवी को छान के ये हमें अच्छी साफ सुथरी रेस देगा, क्योंकि अगर ओजोन नहीं होगा तो सन की रेस यूवी के साथ आएगी और यूवी रेस से स्किन कैंसर होता है, एनिमल प्लांट को नुकसान होता है, साथ में वाटर बॉडीज को नुकसान होता है। ठीक है, बहुत जल्दी मर जाया करते, खत्म हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे अगर यूवी रेस इतनी ज़्यादा ही। ठीक, तो ये ओजोन लेयर क्या करता है? छान करके हमें देता है। अब अपन लगे क्या करने के लिए? डिप्लीट करने के लिए। हम करेंगे ओजोन लेयर में होल, ठीक है, और हम लगाए क्या करेंगे? हम लोग पटाखे वगैरह जलाएंगे, ये जलाएंगे, पॉलीथीन जलाएंगे, ठीक है, धुएं वगैरह, ये सब ओजोन को डिप्लीट करता है। इसे बोलते हैं डिप्लीशन। समझ गए बात? ओजोन डिप्लीशन क्या होता है? ओजोन डिप्लीशन refers to reduction in the amount of ozone in the stratosphere. ओजोन डिप्लीशन का मतलब होता है ओजोन लेयर के अंदर कमी आना, जो स्ट्रेटोस्फेयर पे ओजोन लेयर है उसके अंदर कमी आना, ओजोन के अंदर कमी आना। ठीक है, ओजोन डिप्लीशन इज मेनली द रिजल्ट ऑफ द इंक्रीजिंग एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन ओरिजिनेटिंग फ्रॉम CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इससे निकलने वाला क्लोरीन सबसे बड़ा कारण, CFC सबसे बड़ा कारण है ओजोन डिप्लीशन का। समझ में? ठीक, इसीलिए क्या होता है कि हम ओजोन को नुकसान पहुंचाएंगे तो इससे हमें नुकसान होगा। अब मुझे बताओ, कंट्री वाइज डिवाइड होता है क्या ओजोन? आसमान में अपन ने इंडिया के हिसाब से ओजोन डिवाइड कर रखा है क्या कि मैं तो हमारा ओजोन है, हम तो छेद करेंगे, मस्त ये रॉकेट छोड़ रहे हो सीधा जाओ ओजोन पे, ऐसा होता है? नहीं भाई, इंडिया के अंदर अपन लोग हंगामा मचा देंगे ना, भर भर के पॉल्यूशन ये वो, तो ओजोन की क्या बन जाएगी? ओजोन की क्या बन जाएगी? पिक्चर बन जाएगी, है ना। इसीलिए क्या होता है, अपन लोग ट्रीटी साइन करते हैं। क्या साइन करते हैं? ट्रीटी क्या होता है? दूसरी कंट्रियों के साथ मिलकर अपन लोग ट्रीटी साइन करते हैं, जिसमें हम लोग बोलते हैं एग्रीमेंट साइन करते हैं। एग्रीमेंट, उस एग्रीमेंट के अंदर अपन ये बोलते हैं कि हम लोग एनवायरनमेंट को की प्रोटेक्शन करेंगे और सारे रूल वगैरह बनाए जाते हैं। इसके लिए तुम देखना समिट वगैरह होते हैं, ठीक है, कुछ प्रोटोकॉल बनाए जाते हैं। अभी G20 समिट होता है, ठीक है, अभी अपने यहाँ दिल्ली में हुआ था G20 समिट, ठीक है, राष्ट्रपति वगैरह आए थे बड़े बड़े, ठीक, सारे राष्ट्रपति आते हैं बड़े बड़े देशों के, G20 समिट। इसमें 20 बड़े बड़े जो देश है, अपना भारत सबसे बड़ा देश, ठीक है, तो बड़े बड़े देश के लोग आते हैं यहाँ पर और उनके बीच में पूरा मीटिंग होती है। इसमें ये लोग क्या करते हैं? ये लोग सारा डिस्कस करते हैं, मतलब ये इंटरनेशनल इश्यूज के ऊपर, ठीक है, कि क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या इश्यूज वगैरह है, उन सबके ऊपर डिस्कशन चलता है। समिट का मतलब ही क्या होता है? समिट का मतलब होता है मीटिंग, जो बड़े बड़े लोगों के, बड़े बड़े हेड ऑफ द कंट्रीज के बीच में होती है, उसे समिट बोलते हैं। ठीक है, अब अपन लोग ट्रीटी साइन करते हैं, तो अपन लोगों ने कई सारी ट्रीटी साइन कर रखी है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, बेसल कन्वेंशन, ये सब तुम्हें आएगा आगे। उसमें एक अपन ने ट्रीटी साइन करी है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये एग्रीमेंट अपन ने साइन किया है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल नाम का, ठीक है। मॉन्ट्रियल नाम की एक जगह है कनाडा के अंदर, वहां पर लोग मिले थे, समिट हुआ था, तो वहां पर अपन ने वहां पर क्या बनाया गया? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बनाया गया, रूल्स वगैरह बनाया गया एनवायरनमेंट के लिए, ओजोन लेयर से रिलेटेड। इसीलिए ऐसा नहीं होता ये हमारा पर्सनल ओजोन है, तुम्हारा ओजोन है, मस्त करो जो भी करना है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ओजोन को सारी कंट्री हो, जितनी भी कंट्रीज है, सबको ध्यान रखना होता है, कोई भी ऐसा उल्टा सीधा काम ना करे जिससे ओजोन डिप्लीशन हो, ठीक है, क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड को प्रॉब्लम पहुंचाएगा। ठीक, चलो उसके बाद क्या आता है? लास्ट पॉइंट है, लास्ट, ओजोन डिप्लीशन कुड रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन स्किन कैंसर होता है इससे, सबसे बड़ी बीमारी। हाँ बस, आई प्रॉब्लम एंड कुड ऑल्सो हैव एडवर्स इंपैक्ट ऑन प्लांट प्रोडक्टिविटी, फॉरेस्ट्री, नेचुरल इकोसिस्टम, सबको नुकसान पहुंचाता है, प्लांट को, एनिमल को, वाटर बॉडीज को, ह्यूमन बीइंग को। अपन को स्किन कैंसर वगैरह, आई प्रॉब्लम होती है, साथ में एनिमल्स को, प्लांट्स को और वाटर बॉडीज को। समझ में आया बेटा? ओजोन डिप्लीशन क्या होता है, किसकी वजह से होता है? और ओजोन डिप्लीशन सबसे मेन कारण क्या है? CFC की वजह से होता है। और होने में कौन कौन सी बीमारी होती है? और आई प्रॉब्लम, ठीक है। कॉजेज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन पढ़ेंगे कल।
बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।